हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं आपके बीच में लेके आया हूँ एलटी का एक नया प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम 4 प्रैक्टिस टेस्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं अभी तक तो उनको जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से। ओके, तो आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और आगे से मेरे चैनल का नाम डाल देना, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर जाके आप बाकी के टेस्ट जो हैं देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टेस्ट करवाए हैं, तो जाके उनको भी ज़रूर देखिए। ओके, और फ्रेंड्स आज का जो ये टेस्ट होगा ये हमारा एलटी का जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है विचार संप्रेषण व अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि जो कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ये होगा। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए और पूरे टेस्ट को अपने ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो हम काफ़ी क्वेश्चंस को जो है आज डिस्कस करेंगे इस टेस्ट के अंदर, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपको आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके तभी जाके आपके यूट्यूब पे आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो इतने से काम करना है आपको। और फ्रेंड्स अगर आपको नोट्स चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, उत्तराखंड लेक्चरर या आपका एलटी का, तो उसमें आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि आज जो है हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो किसके बेस पर होगा, कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है। ठीक है ना, तो उसके बेस पर ये टेस्ट होने वाला है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है, विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षण अनुभव देने की संभावना है, मतलब किस प्रकार के बच्चों के उनको शिक्षण देने की संभावना है, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। जो ग्रामीण और दूर दराज में के स्थानों में बच्चे रहते हैं मेनली उनका यूज जो है वो आईसीटी, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जो है। ठीक है ना, तो जो आईसीटी है उसकी मुख्य भूमिका क्या है कि जो दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको वहाँ तक भी जो है शिक्षा को पहुँचाया जा सके। जो शिक्षा में भारत देश के अंदर एक वो पाया जाता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक डिफरेंस पाया जाता है शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, या क्षेत्रीय विषमता जिसको कहते हैं ना, रीजनल डिफरेंस, उस डिफरेंस को कम करना है। बाकी देखिए दो ऑप्शन जो अदर हैं उसमें वो कह रहा है कि सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, तो ये सब आपका समावेशी शिक्षा के अंदर आता है। ये इसका आईसीटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूचना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल है। तो इसमें से कौन सी पहल की गई? तो फ्रेंड्स इसमें जो है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसमें ऑप्शन जो डी है वो है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है इसमें ऑल ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सारे ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हैं। भारत सरकार ने साक्षात पोर्टल जो है एक लॉन्च किया है। उसके अलावा दीक्षा जो पोर्टल है वो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, वो भी आपको याद रखना है। और प्रौद्योगिकी बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को घोषित किया है। और सीखने तथा ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधनों का विकास किया है। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, किसके लिए? डिजिटल एजुकेशन के लिए। और आजकल जो आपका नया लेटेस्ट आया है डिजिटल ब्लैक बोर्ड योजना, तो वो भी आप जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो डिजिटल ब्लैक बोर्ड आजकल जो है वो किया जा रहा है। वो विशेषकर अभी क्या किया जा रहा है कि जो प्रत्येक जिले, उत्तराखंड में खासकर, मतलब जो जो हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक दो जो है वो प्रत्येक ब्लॉक के अंदर एक इस प्रकार का आदर्श स्कूल बनाया जाए जहाँ पर कि पूरी तरीके से डिजिटल माध्यम से पढ़ाई होती हो। ठीक है ना, तो बाकी बाद में जो है धीरे धीरे बाकी स्कूलों में भी वो चीज़ की जाएगी, लेकिन पहले चरण में जो है वो जो आदर्श स्कूल बनाए जाएंगे उसके अंदर इस प्रकार की योजना लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को, और इनमें से हमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जो आईसीटी है वो क्या करती है शिक्षकों को, बताइए राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु प्रोवाइड करती है, अधिक शिक्षण की उनको विधियाँ प्रोवाइड करती है, और अधिक अंतःक्रियात्मक शिक्षण सामग्री, यानी कि कम्युनिकेशन जो है उनका ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित जो अधिगम प्रक्रिया है उसके माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष कब से, मतलब कौन से साल में शुरू की गई थी आईसीटी। तो फ्रेंड्स ये याद रख लेना, डेट जो है आईसीटी नाम की योजना भारत सरकार के द्वारा सन 2004 में जो है वो शुरू की गई थी, जिसका मेन मकसद था कि किस प्रकार से जो है इंटरनेट का यूज़ अब भारत के अंदर बढ़ रहा है, तो उसको स्कूली शिक्षा में उसका योगदान जो है वो निश्चित करना, और साथ के साथ अदर जो माध्यम है उनके माध्यम से बच्चों के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, चाहे वो आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना हो या अदर चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग छात्रों को क्या करता है, इनमें से बताना है हमें कि छात्रों को क्या करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो होगा ऑप्शन कौन सा, बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा को ज़्यादा विश्लेषण परक व व्यवस्थित बनाता है। ठीक है ना, ज़्यादा जब इंटरनेट और इनका इस्तेमाल से बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा जानकारी को अवेल कर पाएंगे, एनालिसिस भी कर पाएंगे और व्यवस्थित तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब क्या कुल मिला के एक पॉजिटिव चीज़ है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही हो सकता था कि सूचना और ज्ञान का आधार बढ़ाने में उनकी मदद करता है, लेकिन यहाँ पर मेनली ये जो सी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा व्यापक यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको चुना है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट सर्फिंग व आदि से सीखने की प्रक्रिया को डॉट डैश के लिए गवेषण किया जाना जरूरी। गवेषण क्या हुआ, गवेषण मतलब खोज करना। ठीक है ना, तो बताइए इनमें से किस चीज़ के लिए सीखने की प्रक्रिया को किया जाना चाहिए, खोज की जानी चाहिए मतलब उनकी। तो यहाँ पर हम जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी, सीखने की समृद्धि। यानी सीखने की समृद्धि का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना, सीखने में सुधार करना। ठीक है ना, तो सीखने की समृद्धि के लिए जो है ये इंटरनेट हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इन सब का प्रयोग होना चाहिए। ओके, अगला है हमारे पास, एक शिक्षक प्रभावशाली संप्रेषक यानी कि संचारकर्ता बन जाता है यदि, मतलब ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन वो कब कर पाएगा बताना है हमने इसमें से। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन हमारे आपके सामने हैं, बताइए इनमें से सही क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा कौन सा, वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो पढ़ा रहा है वो विद्यार्थियों को उसको उसका अर्थ समझने में मदद करता है। अगर वो आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेनली तो मकसद है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा तरीके से समझे, और वो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उस माध्यम को या कम्युनिकेशन के लिए, तो वो क्या करे, अर्थ को समझाने में ज़्यादा हमारी मदद करे, है ना। अ- चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक द्वारा प्रारंभिक उतार चढ़ाव कदम उठाए जाएंगे जब वह अध्ययन के किसी नए विषय को प्रस्तुत करता है। तो मतलब क्या मतलब करना चाहिए उसे, शिक्षक को एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, वो कह रहा है कि जब किसी नए विषय को प्रस्तुत किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा दो जो है चीज़ें वो सिमिलर हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, उनकी पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाना, और ऑप्शन सी देखिए, पढ़ाए जाने वाले विषय का विस्तृत संदर्भ देना। तो बताइए इन दो में से कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरे ख्याल से सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है प्रारंभिक रूप से आप क्या नए विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए क्या चीज़ें करेंगे। तो प्रारंभिक रूप से तो क्या होना चाहिए, जो पूर्व ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ने के लिए उसका पहले पूर्व ज्ञान का अनुमान लगा देना चाहिए छात्रों का, मतलब ठीक है स्टूडेंट का, फिर उसके बाद जो है नई चीज़ शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, कक्षा में वाद विवाद अत्यधिक प्रभावी होगा यदि वाद विवाद का विषय यानी शीर्षक टाइटल है। तो इनमें से क्या टाइटल होना चाहिए वाद विवाद का, अगर हमें वाद विवाद यानी कि उसको इफेक्टिव तरीके से क्लास के अंदर करना चाहिए। तो बताइए
ध्यान से देखिए चारों ऑप्शंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, छात्रों को पहले से ही पूर्ण रूपेण सूचित। तो जब छात्रों को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई इस विषय के ऊपर जो है वाद विवाद होने वाला है, तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें तैयारी करके आएंगे, उसके बारे में छानबीन करके आएंगे, सब्जेक्ट के प्रो कॉन्स सब कुछ पता करके आएंगे, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से वाद विवाद हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षक का संचार अत्यधिक प्रभावी होगा यदि क्या हो जाए, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बताइए इसमें से क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे बेटर जो ऑप्शन लगता है वो है ऑप्शन बी, वह शिक्षा संबंधी सामग्रियों की अधिक मात्रा में तैयारी करता हो। ठीक है, क्योंकि जो टीचिंग एड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर शिक्षक जो है ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स का प्रयोग करता है, शिक्षण संबंधी सामग्री उसके पास दिखाने के लिए चार्ट है, कोई मॉडल है ना, उसके अलावा कुछ भी उसके पास इस प्रकार की चीज़ है, तो वो क्या करेगा, संचार को अधिक प्रभावी इफेक्टिव बना देगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, शीघ्र प्रतिपादित विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है। ये एक परियोजना है विद्यावाहिनी परियोजना, तो हमें बताना है कि ये किस कार्यक्रम से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद करना पड़ेगा, ये जो कार्यक्रम है ये आपका विद्यालय के कंप्यूटराइजेशन कार्यक्रम से रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अध्यापक के व्यावसायिक स्तर को निर्धारित करने वाला सबसे अधिक विचारणीय कारक है। यानी कि एज ए टीचर मतलब हम किस बेस पर जो है टीचर का जो प्रोफेशनल स्किल्स है, प्रोफेशनल लेवल है, उसको निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे विचारणीय कारक होगा, फैक्टर होगा, वो कौन सा होगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, शैक्षिक प्रतिस्पर्धा। ठीक है ना, तो शैक्षिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर हम उसका प्रोफेशनल स्किल या प्रोफेशनल लेवल डिस्कस करेंगे। अगला देखिए हमारे पास, संचार प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन है। यानी कि अंतिम लक्ष्य क्या है कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पर जो है सबसे अंतिम लक्ष्य है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो संचार प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करना, वो कह रहा कि अंतिम लक्ष्य का प्रतिपादन है वो है संचार प्रक्रिया में आवश्यक सुधार करना। क्योंकि जब हम संचार प्रक्रिया को करेंगे तो उसका मेन मकसद क्या है कि हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उसको कर पाएँ, और उसके लिए हमें उसमें लगातार सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य कार्य दूरदर्शी शिक्षक प्रदान करना है। मतलब ऐसे शिक्षक जो कि जिनका कि फार विजन हो, जो कि दूर तक देख सकते हैं। दूर तक देखने का मतलब ऐसे नहीं कि उनकी आंखें तेज हों, इसका मतलब उनकी ऐसी सोच हो, मतलब। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है आपका क्या हो सकता है कि शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है उसका मुख्य काम क्या हो सकता है, बताइए, चारों ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पर जो सबसे व्यापक ऑप्शन है आप उसको चुनेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सबसे व्यापक जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन सी है, शिक्षा प्राप्त करने वालों की आवश्यकताओं, समस्याओं और व्यवहारों के ढंगों का निरीक्षण। शिक्षा प्राप्त करने वाले यानी कि स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की जो नीड्स हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके व्यवहार है, उन सब का निरीक्षण करना। तो यही तो आपका मनोविज्ञान शिक्षण, मनोविज्ञान जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, वो यही तो कहती है ना। अब देखिए ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार। प्रतिदिन क्लास रूप में स्थिति अनुभव सिद्ध करना सिद्धांत, तो यहाँ पर एक सिद्धांत की बात हो रही है। फिर आधुनिक शिक्षा का विभिन्न रूपों में निरीक्षण, तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज़ की बात हो गई कि शिक्षा का केवल निरीक्षण करना। और वर्तमान शिक्षण नियमों के मूल्यांकन हेतु अनुसंधान की रीति, तो यहाँ पर अनुसंधान की बात हो गई। यानी कि एक सिंगल सिंगल बात हो रही है। पूरी जो व्यापक बात है, यानी कि काफ़ी ब्रॉड जो टर्म है वो किस में हो रहा है, सी में यूज हो रहा है, तो इसलिए हम सी को चुन लेंगे। ठीक है, अगला देखिए हमारे पास, विद्यार्थियों से भली भांति अपने विचारों को संचारित करने में शिक्षक की असफलता का परिणाम हो सकता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे भली भांति जो अपने विचार हैं उनको संचारित करना है, तो उसमें शिक्षक की जो असफलता अगर होती है, मतलब शिक्षक उसमें असफल रहता है, तो उसमें क्या एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकता है, रीज़न मतलब
रीजन नहीं कह रहा, मतलब परिणाम, सॉरी, क्या रिजल्ट उसका हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये सारे रिजल्ट उसमें हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता नहीं है, अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, तो अनुशासनहीनता रहेगी क्लास के अंदर, ठीक है। फिर इंटरेस्ट जो है वो बच्चों का लॉस होगा और बच्चे फिर अनुपस्थित भी रहने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो परिणाम सामने आ सकते हैं। अगला है हमारे पास, शिक्षा संबंधी नियमों की योजना में आपका अंतिम उद्देश्य क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो सबसे जो अंतिम उद्देश्य होता है वो है आपका पूर्व अनुमानित सभी विकासशील लक्ष्यों को अपनाना। यानी कि जो हमने आपका वो सुना होगा आपने, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो बच्चे का संभावित विकास का क्षेत्र है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा गया है या नहीं किया गया है, यही अंतिम आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यही कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं आगे। अगला देखिए हमारे पास, आपके द्वारा किसी संस्करण के विषय में लिया गया निर्णय जिसकी अधिकतर आपके सहयोगियों के द्वारा आलोचना की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। यानी कि आपने अगर कोई संस्करण है उसके विषय में कोई निर्णय लिया है कि हम ऐसा इसको मैं इसको इस तरीके से मतलब करूँगा, तो उसके विषय में आपके साथियों के द्वारा आपकी आलोचना लगातार की जाती है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इनमें राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला है उसके सुझावों को स्वीकार करेंगे तथा अपने निर्णय को परिवर्तित कर देंगे। दूसरा है अपने वास्तविक निर्णय चिन्ह पर अडिग रहेंगे। तीसरा है दूसरे साथियों से अपने निर्णय के लिए सहयोग प्राप्त करेंगे। और चौथा है अपने निर्णय बिंदु का अध्ययन करेंगे तथा यदि आप दृढ़ हो जाते हैं तो उसे स्वीकार करेंगे। तो मेरे को सबसे सुटेबल यहाँ पर लगता है ऑप्शन डी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने निर्णय बिंदु का अध्ययन करेंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल ये सही है तो हम उसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी राय में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रगान की ओर से सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए स्पष्ट साक्ष्य है। यानी कि आप राष्ट्रगान को किस सकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे, मतलब। तो पहला है लयबद्ध इस गाने की योग्यता देखेंगे। दूसरा है हमारे पास जब इसे सुना जाता है तो एक भारतीय की भांति गर्व महसूस होता है। तीसरा है उत्सव में जब यह गाया जाता है शांति से खड़े रहना चाहिए। और चौथा है एक ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय पृष्ठभूमि तथा महत्व का अध्ययन करना। इसके ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय पृष्ठभूमि तथा महत्व का अध्ययन करना। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव जो अप्रोच है वो क्या है, वो कह रहा है कि राष्ट्रगान का, दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए, राष्ट्रगान राष्ट्रीय गान की ओर से सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए स्पष्ट साक्ष्य है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है कि जब इससे सुना जाता है तो हमें एक भारतीय की तरह क्या होता है, गर्व महसूस होता है। तो मेनली हम इसकी बात यहाँ पर करेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण में, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास, समाज के विकासशील कार्यक्रमों में आप क्या भूमिका लेना चाहेंगे। तो इसमें देखिए ये तो आप खुद से बता सकते हैं। देखिए इसमें तो हमेशा क्या करेंगे, समाज के जो भी विकासशील कार्यक्रम है उसमें आपकी चुस्त भागीदारी वह क्या होगा, संपादन होगा। तो इसे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर वैसे भी भागीदारी आ गया तो इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाने का पूरा चांस बन जाता है, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन, समूह के सदस्यों द्वारा व्यक्ति की स्वीकार्यता के स्तर की छानबीन के लिए अपनाई गई तकनीक है। यानी कि अगर मतलब कोई व्यक्ति है वो किसी समूह के अंदर स्वीकार्य है या नहीं है, अगर आपको मतलब ये पता करना है तो आप किस तकनीकी का प्रयोग करेंगे। तो क्या किया जा सकता है, देखिए इसमें, देखिए ध्यान से दिमाग लगाइए। तो इसमें क्या होगा, सामाजिक माप उसकी की जाएगी, क्योंकि समूह की बात हो रही है और समूह में स्वीकार्यता का पता कैसे चलेगा, जो सोशल मैपिंग है उसी के थ्रू उसका पता चलेगा, ठीक है। अगला है हमारे पास, सामूहिक संचार की प्रमुख सीमा है कि, सामूहिक संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन की जो एक लिमिटेशन है वो क्या है, इनमें से बताना है आपको। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो समूह संचार है उसकी जो प्रमुख सीमा है वो क्या है, प्रतिपादन की प्रक्रिया इसके अंदर कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्यात्मक दशाएं नीचे दी गई हैं। कुछ समस्यात्मक दशाएं दी गई हैं। पहली दशा है एक छात्र वृत्ति विरुद्ध जो है स्वभाव में अलग है। दूसरा है छात्रों की शोचनीय संख्या पाठ्य विषय में सदैव कम अंक अर्पित करती है।
इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो कम अंक मतलब किसी विषय में लेके आते हैं। तीसरा है किसी विशेष छात्र की कक्षा में विशेष शिक्षक की कक्षा में छात्र द्वारा बाधा उत्पन्न क्या करते हुए पाए जाते हैं। ओके, यानी किसी टीचर को वो डिस्टर्ब करते हैं। और चौथा है चेतावनी के बजाय किसी कक्षा में अधिकतर छात्र समर्थन के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक आधिकारिक कार्य अन्वेषित है, यानी कि आधिकारिक रूप से जिस पर एक्शन रिसर्च होती है, कार्य अन्वेषण होता है, वो कौन होगा। तो इसको भी आपको याद रखना है, वो है ऑप्शन डी, सेकंड व फोर्थ। ठीक है, एक तो सेकंड और दूसरा फोर्थ, ये यहाँ पर आधिकारिक रूप से कार्य अन्वेषित है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने वालों के लिए परस्पर संबंध के लिए कौन सा सीखने वालों के लिए परस्पर संबंध के लिए के कार्य के लिए अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा, मतलब परस्पर संबंध की बात हो रही है, तो परस्पर संबंध कब होगा इस्टेब्लिश, जबकि आपका वाद होगा समूह के अंदर, और वही क्या करेगा, ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करेगा। स्वतंत्रता की बात हुई है, तो स्वतंत्रता कम्युनिकेशन में कब होगी, जब वाद विवाद होगा। ठीक है, अगला देखिए, नियोजित शिक्षा निम्न में से किसका प्रत्यक्ष उपयोग है। नियोजित शिक्षा यानी कि प्लान एजुकेशन, तो ये निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष उपयोग है, ये है पहला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भर्ती का जो सिद्धांत है उसका ये प्रत्यक्ष उपयोग है। अब ये क्वेश्चन जो है वो मेरी भी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आप लोग इतना याद रख लीजिए कि ये नियोजित शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन कक्षा को अधिक प्रभावी बना सकता है। तो इनमें से क्या मतलब कक्षा को ज़्यादा प्रभावी बना सकता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या बना सकता है, वो है आपका, अगर आप शिक्षण अनुभव को सीखने वालों को केंद्रित करके बनाएं। सीखने वाले कौन हुए, स्टूडेंट, यानी कि आपको शिक्षण अनुभव इस प्रकार से देने हैं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हों। तो वही वो कह रहा है, थोड़ा बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इनमें से अब आपको बताना है कि ये प्रभावी बना सकता है कि नहीं बना सकता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे पास नेक्स्ट है, सेवा में आने के उपरांत आपको नीचे दी गई 4 पुस्तकों की सूची में से एक पुस्तक दी जाती है, तो आप कौन सी आपकी पहली पसंद होगी, यानी कि जब आप इन सर्विस हो जाएंगे तो आप पहली पुस्तक कौन सी पढ़ना इसमें से पसंद करेंगे। तो देखिए आप, तो आप जो है पहली पुस्तक जो पसंद करेंगे वो होगी ऑप्शन बी, शैक्षणिक रचना की नई पद्धति पर पुस्तक, यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आप मतलब पढ़ा सकते हैं, उस पर एक बुक आ रखी है तो उसको आप प्रेफर करेंगे। ठीक है ना, ताकि आप बच्चों को नई तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है, अगला देखिए 27, शिक्षा विभाग आपके विशिष्टीकरण विषय से संबंधित शैक्षणिक समस्याओं पर परियोजना अथवा कार्य अनुसंधान आमंत्रित करता है, आप इसका प्रतिकार कैसे करेंगे, मतलब प्रतिकार करेंगे, यानी कि एक कोई रिसर्च हो रही है, अनुसंधान कार्य अनुसंधान हो रहा है किस पर, शैक्षणिक समस्याओं पर। ठीक है, और वो शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और आपके विशिष्टीकरण विषय से संबंधित है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें से क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल है वो है ऑप्शन ए, यानी कि वास्तविक जो संयुक्त समस्या है उस पर अपने अनुभव द्वारा योजना को तैयार करेंगे। ओके, यानी कि जो वास्तविक समस्या आती है वहाँ पर उसको एज अपने एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर आप एक प्लान उसका तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सी भी है, हो सकता, बी भी सही हो सकता है, अध्यापकों द्वारा सामना किए गए किसी किसी समस्या पर योजना बनाना। लेकिन यहाँ पर चूंकि फर्स्ट वाले में वास्तविक समस्या एक ज़्यादा व्यापक टर्म आ गया तो इसलिए हमने उसको चुन लिया। ठीक है ना, अगला देखिए, छात्रों के समूह को उनकी योग्यता के अनुसार एक सुझाव है, उस संदर्भ में किस समूह को आप प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आप किसी भी समूह को विशेष प्राथमिकता नहीं देंगे, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आप तीव्र बुद्धि वालों को अलग कर देंगे और सद्बुद्धि वालों को अलग कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनके बीच में और ज़्यादा खाइयाँ बढ़ जाएंगी, और वो हमें बढ़ानी नहीं बल्कि कम करनी है। ठीक है, अगला देखिए, संचार प्रभावशाली होता है यदि वह है,
तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो भेजने वालों की अभिप्राय के अनुसार प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भेजने वालों के मतलब जो जिनको भेजा जा रहा है उनके मतलब का अगर वो है तो तब वो कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है ना। अब मतलब का ही नहीं है तो बाकी आप उसको उचित साधनों का प्रयोग करें या कुछ भी करें, शीघ्रता से प्राप्त करें, तो उससे कोई मतलब नहीं हो जाएगा। मेन तो होना चाहिए उनके मतलब का, उनके अभिप्राय का होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिए हमारे पास, और यहाँ तो समझ गए ना आप, और राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी है। ठीक है। अगला और आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव संबंधी संरचना में ज्ञान की सर्वोत्तम पुष्टि के लिए एक सीखने वालों की मदद करता है? यानी कि आप जो है वो ज्ञान के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब मदद किसकी लेंगे, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे सुटेबल क्या हो सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है, विषय वस्तु को दूसरों से व्याख्यायित करना। ठीक है। तो जब आप दूसरों से व्याख्यायित मतलब दूसरों से उसकी व्याख्या जो है वो सुनते हैं तो वो ज़्यादा जो है आपके ज्ञान की पुष्टि कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड वाले में भी उसने बोला है कि अत्यधिक पाठन एवं अत्यधिक पुस्तकें पढ़ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। गाइड बुकों की संख्या जो है आपके पास कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ध्यान से शिक्षक के कथन को सुनना। तो यहाँ पर मेनली बात हो रही सर्वोत्तम पुष्टि की। सर्वोत्तम पुष्टि के लिए हम क्या करेंगे? दूसरों के माध्यम से उसको व्याख्यायित करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज का डिस्कशन इतना काफ़ी है। ठीक है। फिर मैं और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड लेके आऊँगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।